हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th साइंस में अध्याय पहला रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के क्वेश्चंस हम लोग हल करेंगे। इसके पहले हमने इस अध्याय को काफ़ी अच्छे से समझा है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम हल करेंगे इसके अभ्यास के प्रश्नों को। ये जो अध्याय पहला है NCERT ये बुक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी जो गलत है वो हमें चुनाव करना है। यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया है, ये अभिकारक है और ये इसका प्रतिफल है। ये क्या है? लेड ऑक्साइड है। एस मतलब होता है सॉलिड यानी ठोस अवस्था में है। ये कार्बन है, ये भी ठोस अवस्था में है। और ये जो है ये प्रोडक्ट बन रहा है क्या? लेड, ये भी ठोस अवस्था में है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसीय अवस्था में है। तो सबसे पहली बात इसके बारे में हमें थोड़ा समझना होगा। तो यहाँ पे देखिए उपचयन और ये है अपचयन। उपचयन क्या होता है? उपचयन होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन होता है ऑक्सीजन का हटना यानी ह्रास होना। ये समझ में आ गया आपको? तो इन चारों विकल्पों में देखिए उपचयन और अपचयन है। ये सिर्फ हमें क्या करना है, तो हमें सिर्फ LHS यानी रिएक्ट में सिर्फ हमें देखना है। तो पहले देखिए क्या है, सीसा अपचयित हो रहा है। तो सीसा है यहाँ पे, तो सीसा जो है LHS यानी रिएक्ट में सीसा है ही नहीं। यहाँ पे क्या है? लेड ऑक्साइड है, सीसा नहीं है। तो ये ऐसे ही गलत है। बी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड अब क्या है? उपचयित हो रहा है। उपचयित का मतलब क्या है? उपचयित का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है कहीं? कार्बन डाइऑक्साइड तो है नहीं, सिर्फ कार्बन है। इसका मतलब ये दोनों गलत है। सी देखिए क्या है? कार्बन उपचयित हो रहा है। तो ये रहा कार्बन, तो कार्बन के साथ क्या है? देखिए कार्बन उपचयित हो रहा है यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ये सही बात है। कार्बन ये रहा सिंगल और यहाँ पे देखिए RHS में ऑक्सीजन जुड़ गया। इसका मतलब क्या है? सी सही है। डी नंबर देखिए लेड ऑक्साइड क्या है? अपचयित हो रहा है। अपचयित का मतलब ऑक्सीजन का हटना। ये रहा लेड ऑक्साइड, तो इसमें देखिए ऑक्सीजन है लेकिन RHS में देखिए क्या है? ये अलग हो गया, ये बन गया सिर्फ लेड, यानी इस लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है। तो इसका मतलब लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो हमें गलत का चुनाव करना है। सी और डी तो दोनों सही है लेकिन ए और बी क्या है? गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा दूसरा, Fe2O3 प्लस Al यानी आयरन ऑक्साइड जब एल्युमिनियम से क्रिया करती है तो क्या बनाता है? Al2O3 प्लस Fe यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस में लोहा बनाती है, आयरन बनाती है। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये अभिक्रिया का प्रकार बताना है। आइए करते हैं। एल्युमिनियम है, ये आयरन ऑक्साइड में से क्या करता है? इस आयरन को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड और ये हो गया आयरन। ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो चलिए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? सही उत्तर का हमें निशान लगाना है। तो इसका आंसर काफ़ी आसान है। सबसे पहले समझिए यहाँ पे लौह चूर्ण क्या है? ये धातु है और तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? ये अम्ल है। तो किसी भी धातु का जब अम्ल से अभिक्रिया होता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निश्चित तौर पे मुक्त होती है। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे करना है? तो यहाँ पे देखिए ये हो गया लौह चूर्ण और ये हो गया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या बनता है? तो ये बनता है FeCl2 प्लस में H2। इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। तो क्या बनता है? तो ये बनता है हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यानी ऑप्शन नंबर 1 देखिए हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। ये हो गया हाइड्रोजन गैस और ये हो गया आयरन क्लोराइड। समझ में आ गया आपको? आइए इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 4 क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो सबसे पहले देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो इस प्रकार हमें आंसर करना है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादकों के परमाणुओं की संख्या समान है तो वो जो समीकरण है वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी रिएक्ट और प्रोडक्ट में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए तो वो कहलाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। कैसे? देखिए यहाँ पे क्या है? लोहा और यहाँ पे जल है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? तो ये बन गया आयरन ऑक्साइड प्लस में जल।
तो यहाँ पे ध्यान देना है, लोहे की जो परमाणु की संख्या कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर भी 3 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 दूनी 8 है, यहाँ पर भी 8 है। ऑक्सीजन 4 है, तो इसके आगे लग गया तो ऑक्सीजन 4 है। यानी रिएक्ट और प्रोडक्ट में दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है, तो वो कहलाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसी में सवाल क्या है, देखिए आगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है, वो हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए उपरोक्त समीकरण को दोनों ओर परमाणु की संख्या बराबर है और ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इसका संतुलन करना क्यों आवश्यक है, उसका कारण भी बताना है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है, अर्थात दोनों तरफ LHS और RHS में तत्वों के परमाणु की संख्या वो निश्चित होती है, समान होती है। इसीलिए ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करते हुए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5। देखिए क्या है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित करना है। सबसे पहले रासायनिक समीकरण के रूप में इसे बदलना है और उसके बाद बैलेंस भी करना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसका पहला प्रश्न। तो पहला देखिए क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो ऐसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए नाइट्रोजन जो है N2 प्लस में हाइड्रोजन जो है H2 संयोग करके क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। यानी क्या बनाता है, इसका फार्मूला क्या होता है, NH3। तो इसे बैलेंस हमें करना है। तो इसके बाद क्या करना है, हमने समीकरण लिख दिया, अब इसके बाद हमें करना है इसे बैलेंस। नाइट्रोजन इस तरफ देखिए LHS में 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 ही है, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गया। तो 2 लगाने से हाइड्रोजन कितना हुआ, 3 दूनी 6, यहाँ पे RHS में 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे। तो इस तरीके से दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाती है। ये बैलेंस हो गया, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए बी नंबर क्या है, बी नंबर है हमारा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो सबसे पहले इसका हम समीकरण लिखेंगे, उसके बाद बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का समीकरण लिखते हैं H2S, ठीक है, प्लस वायु के दहन यानी O2 ऑक्सीजन, क्या बनता है, तो ये जल बनता है H2O, और क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है SO2 बनता है। अब बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन कितना है देखिए LHS में 2 है, यहाँ पर भी 2 है। सल्फ़र कितना है, सल्फ़र 1 है, यहाँ भी सल्फ़र 1 है। और ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 2 और 1 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो कैसे होगा, तो इसको बैलेंस करना है। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे ऑक्सीजन को 3 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा इस तरफ, 3 दूनी 6, ऑक्सीजन 6 हो गया। इस तरफ यहाँ पे है 2 और 1 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। ऐसा करने से क्या हुआ कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे 2, तो कितना ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया 4, लेकिन यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 है। अभी बैलेंस करना है, तो हम यहाँ करेंगे 2 दूनी 4, और ये 2 दूनी 4, और ये पूरे में आगे 2 लगा है, इसका मतलब 4 2 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 3 2 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 2 लगाने से देखिए सल्फ़र और हाइड्रोजन की संख्या बदल गई LHS में। हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए, इसका मतलब यहाँ पे 2 लगाना होगा। ठीक है, ऐसा हमें सबको देखना होता है, कौन बैलेंस है कौन बैलेंस नहीं है, इस तरीके से ये बैलेंस हो जाता है। समझ में आ गया आपको। सी नंबर देखिए क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट अवक्षेप देता है। तो इसका हम पहले समीकरण लिखेंगे, एल्युमिनियम सल्फेट, तो इसका क्या होता है, Al2SO4, ठीक है, होल ट्वाइस हो गया। अब इसके बाद देखिए किसके साथ करता है, तो ये क्रिया करता है बेरियम क्लोराइड के साथ, तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड हो गया। तो ये क्या बनता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है Al, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे AlCl3, और क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट बनाता है BaSO4 हो गया, BaSO4 हो गया। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए पहले एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्युमिनियम 1 ही है, तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सल्फ़र कितना है, सल्फ़र 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे सल्फ़र 1 ही है, तो हमें 3 करना होगा, आगे लग गया तो 3 सल्फ़र हो गया। ठीक है,
अब इसके बाद देखिए ऑक्सीजन चरती 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 3 आगे लगे, चरती 12, यहाँ ऑक्सीजन बराबर है। अब इसके बाद बेरियम देखिए कितना है, बेरियम 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हमें इसे 3 बनाना होगा। ठीक है, बेरियम भी बैलेंस हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या है, ये क्लोरीन है, 3 लग गया तो ये गुणा होगा, 3 दूनी 6 है, 6 क्लोरीन है। और यहाँ पे क्लोरीन कितना है देखिए, 3 दूनी 6, 6 क्लोरीन है। तो इस तरीके से ये बैलेंस हो जाता है। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे 2 3 और ये 3। चलिए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। आइए इसके बाद देखते हैं इसका आखिरी प्रश्न, डी नंबर। पोटेशियम धातु जो है जल के साथ अपक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका समीकरण लिखेंगे। पोटेशियम धातु तो इसका होता है के, ये किसके साथ, जल के साथ, तो हो गया H2O। क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, KOH हाइड्रोक्साइड प्लस में H2 गैस मुक्त होती है। तो आइए इसके बाद बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखिए पोटेशियम कितना है, जिसमें 1 है, यहाँ पर भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 और 3 है, और ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1, यानी हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो कैसे होगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हम इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हम कर देते हैं कितना, इसको भी बढ़ा देते हैं 2। तो 2 बढ़ने से क्या होगा, ये पोटेशियम 2 हो गया, सभी 2 हो गए। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन 2, 2 2 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। आइए सबको देख लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पोटेशियम 1 है, यहाँ पोटेशियम 2 है, इसको 2 बना देते हैं। ठीक है, पोटेशियम बैलेंस, ये बैलेंस। ऑक्सीजन, अब इसके बाद देखिए हाइड्रोजन 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आगे लग गया था 2, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखिए 2 है, आगे लग गया 2, यहाँ पर भी है 2। तो इस तरीके से ये बैलेंस हो चुका है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6। देखिए क्या है, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। पहला देखिए क्या है, नाइट्रिक एसिड जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है, तो बन रहा है कैल्शियम नाइट्रेट और जल। तो इसको हमें बैलेंस करना है। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे हाइड्रोजन से। देखिए हाइड्रोजन इस तरफ कितना है, LHS में रिएक्ट में एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन, यानी 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे। इस तरफ कितना है देखिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो बैलेंस करना है। तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं 2 लगा देते हैं। तो 2 लगाने से क्या हुआ, यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे देखिए 2, 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। अब इसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस, यहाँ 2 लगाने से यहाँ सब 2 हो गए। नाइट्रोजन देखिए आगे लग गया, तो नाइट्रोजन यहाँ पे है 2। ठीक है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे नाइट्रोजन, तो यहाँ पर भी 2 है, ये होल ट्वाइस है, तो ये सबके लिए है। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3 दूनी 6, क्योंकि यहाँ पे 3 और ये आगे लग गया, 3 दूनी 6 हो गया ऑक्सीजन यहाँ पर पे, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 6 और 2 8 ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 3 दूनी 6 और ये आगे लग गया, यहाँ पे 2 8 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस है। कैल्शियम देख लेते हैं, कैल्शियम 1 है यहाँ पे, यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है। तो इस तरीके से ये बैलेंस हो चुका है। समझ में आ गया आपको। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला जो प्रश्न है, इसका बी नंबर। बी में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कर रहा है अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो क्या बन रहा है, तो ये प्राप्त हो रहा है सोडियम सल्फेट और जल। तो इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, हम पहले सोडियम को बैलेंस करेंगे। तो इसको बैलेंस करना काफ़ी आसान है। सबसे पहले देखिए पहले नंबर पे क्या है, सोडियम है। सोडियम यहाँ पे 1 है LHS में, और यहाँ पे सोडियम कितना है, यहाँ पे 2 है। तो इसको भी हमें 2 बनाना होगा, 2 हमने बना दिया। तो 2 बनाने से ये आगे लग गया, तो ये सभी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। ये आपको ध्यान देना है कि आगे लगने से सभी उसका मान उतना ही हो जाता है। सोडियम बैलेंस हो चुका है, लेकिन सोडियम का बैलेंस होने से यहाँ पे ऑक्सीजन 2 प्राप्त हुआ, और यहाँ पे ऑक्सीजन है देखिए 4 और 2 6 ऑक्सीजन LHS में, और यहाँ पे देखिए RHS में 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 5 ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितना है, 5 है। तो हमें 6 बनाना होगा, 1 की कमी है। तो क्या करते हैं, हम इसको 2 कर देते हैं, 2 कर दे 2, तो यहाँ पे 2 लिखने से हो गया 4 और ये 2 6 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इस तरीके से बैलेंस हो चुका है।
अब हम क्या देखेंगे, हाइड्रोजन देखेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे आगे लगने से ये 2 यहाँ पे प्राप्त हुआ, यहाँ पे 2 प्राप्त हुआ, 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन बैलेंस है, इसका मतलब सल्फ़र देखिए सल्फ़र 1 है, यहाँ पे सल्फ़र भी 1 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है। LHS और RHS दोनों बराबर है, तो ये बैलेंस हो चुका है, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए 3 नंबर क्या है, C नंबर में देखिए सोडियम क्लोराइड अब क्रिया कर रही है सिल्वर नाइट्रेट से और रिएक्ट हो गया, प्रोडक्ट यानी उत्पाद के रूप में क्या बन रहा है, तो ये बन रहा है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। काफ़ी आसान है बैलेंस करना, वैसे ही करेंगे इसे हम इसको किए हैं। तो सबसे पहले किसे करें, सोडियम को करेंगे। यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, इसका मतलब सोडियम तो बैलेंस है, ठीक है। और देखिए ये क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन 1 है यहाँ पर भी क्लोरीन 1 है, क्लोरीन बैलेंस है। यहाँ पे सिल्वर कितना है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये भी बैलेंस है। नाइट्रोजन कितना है, देखिए नाइट्रोजन 1 है यहाँ पे नाइट्रोजन देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन भी 1 है, इसका मतलब ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन 3 है यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, इसका मतलब ये पहले से बैलेंस दिया गया है, हमें बैलेंस नहीं करना है। इसके बाद देखिए डी क्या है, बेरियम क्लोराइड अब क्रिया कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से, तो बन रहा है क्या, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे बैलेंस करना है। तो सबसे पहले देखिए बेरियम कितना है, बेरियम यहाँ पे LHS में है 1, यहाँ पर भी 1 है। इसके बाद क्लोरीन देखिए, क्लोरीन 2 है और यहाँ पे क्लोरीन कितना है देखते हैं, यहाँ पे क्लोरीन तो 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम इसको 2 बनाएंगे, ठीक है। आगे लिख देने से ये 2 हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। इसके बाद देखिए सल्फ़र कितना है, सल्फ़र 1 है, यहाँ पर भी सल्फ़र 1 है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 4 है। तो इस तरीके से ये बैलेंस हो चुका है, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। आइए इसके बाद देखते हैं 7वां प्रश्न, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पे 4 दिया गया है, ये बिल्कुल आसान है। पहला देखिए क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है और जल बन रहा है। सबसे पहले हम इसका समीकरण लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, संतुलित यानी बैलेंस करेंगे। आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण, कैल्शियम कितना है, हाइड्रोक्साइड है, प्लस में ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या बन रहा है, ये बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस में जल बन रहा है, ठीक है। इसको बैलेंस कर किया जाए। कैल्शियम देखिए कितना है, 1 है, यहाँ पे कैल्शियम भी 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए होल ट्वाइस है, तो ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, LHS में ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और एक 4 है, ऑक्सीजन भी तो यहाँ पे बैलेंस है। हाइड्रोजन देखिए 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 है। कार्बन देखिए 1 है, यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन तो हमने बैलेंस कर लिया है, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे 3 1 4 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। इसके बाद देखिए बी नंबर क्या है, जिंक जो है सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करके बनाता है जिंक नाइट्रेट प्लस में सिल्वर। सबसे पहले इसका समीकरण लिखेंगे, क्या है, Zn और ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3। ये अब क्रिया करके क्या बनाता है, ये बनाता है जिंक नाइट्रेट यानी ZnNO3 होल ट्वाइस, और ये क्या बनाता है, सिल्वर यानी चांदी, ठीक है। तो आइए इसको संतुलित करते हैं। सबसे पहले जिंक देखिए कितना है, Zn यहाँ पे 1 है, LHS में यहाँ पे कितना है, यहाँ पर भी 1 है जिंक, ठीक है, जस्ता बैलेंस है। प्लस में चांदी कितना है, यहाँ पे चांदी सिल्वर है 1 और यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 1 है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1 है नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन देखिए 2 है, होल ट्वाइस है तो ये 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसे क्या करना होगा, 2 बनाना होगा। तो अब इसके आगे लिखेंगे सिर्फ तभी बनेगा, तो ये 2 हो गया आगे लिखने से, लेकिन चांदी भी 2 हो गया, नाइट्रोजन भी 2 हो गया और ऑक्सीजन तो 2 3 दूनी 6 हो गया, तो ये नाइट्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। इसके बाद देखिए
इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा ऑक्सीजन। देखिए कितना होगा, 2 और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। ठीक है, सारे बैलेंस हैं, लेकिन ये चांदी बैलेंस नहीं, यहाँ पे 2 चांदी है। ठीक है, सिल्वर, तो यहाँ पे 2 करना होगा, 2 हो गया। समझ में आ गया आपको, काफ़ी आसान है इसे बैलेंस करना। इसके बाद देखिए तीसरा क्या है, एल्युमिनियम जो है कॉपर क्लोराइड के साथ अपक्रिया करके बनाता है एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस में कॉपर। आइए सबसे पहले समीकरण लिखते हैं। ये हो गया एल्युमिनियम प्लस में कॉपर क्लोराइड, तो ये हो गया कॉपर CaCl2 कॉपर क्लोराइड हो गया। इसका सूत्र एल्युमिनियम क्लोराइड, तो AlCl3 ये एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया प्लस में कॉपर हो गया। आइए बैलेंस करते हैं। एल्युमिनियम 1 है यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है। कॉपर देखिए कितना है, 1 है, यहाँ पर भी कॉपर 1 है। क्लोरीन कितना है, 2 है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे 3 है, तो इसको 6 करना है, तो यहाँ पे हम 3 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया, और यहाँ पे देखिए 3 है क्लोरीन, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6 हो गया। लेकिन क्या हुआ, एल्युमिनियम 2 हो गया, यहाँ पर एल्युमिनियम 2 कर देते हैं। आइए फिर से हम मिला लेते हैं, क्या है, एल्युमिनियम 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, कॉपर यहाँ पे कितना है जी, है कॉपर 3 है, आगे लग गया। ठीक है, यहाँ पे कॉपर कितना है, 1 है, तो ये 3 कर देते हैं। क्लोरीन देखिए कितना है, क्लोरीन 2 और ये 3 है, 3 दूनी 6 हो गया क्लोरीन, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया, ये भी। ठीक है, तो इस तरीके से ये बैलेंस हो जाता है। इसके बाद देखिए डी नंबर क्या है, बेरियम क्लोराइड जो है पोटेशियम सल्फेट के साथ अपक्रिया करके बनाता है बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका फार्मूला क्या होगा, बेरियम क्लोराइड इसका होगा BaCl2, बेरियम क्लोराइड प्लस में पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये क्या बनाते हैं, बेरियम सल्फेट बनाते हैं BaSO4 प्लस में ये पोटेशियम क्लोराइड KCl। ठीक है, आइए इसको हम लोग अब बैलेंस करते हैं। कैसे किया जाए बैलेंस, तो सबसे पहले देखिए बेरियम कितना है, 1 है, यहाँ पर बेरियम 1 है, तो बेरियम तो अभी बैलेंस है फ़िलहाल। यहाँ पे देखिए क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2, और यहाँ पे क्लोरीन 1 है। इस साइड क्लोरीन कितना है, 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम इसको 2 बनाएंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन बैलेंस हो चुका है, यहाँ पर भी 2। अब देखिए पोटेशियम 2 है, और आगे लिखे हम अभी 2, तो ये भी 2 हो गया। अब ये क्या है, सल्फ़र, सल्फ़र 1 है, यहाँ पर भी सल्फ़र 1 है। ऑक्सीजन देखिए कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है संख्या इसकी, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है, तो ये तो बैलेंस हो चुका है, यहाँ पे सिर्फ 2 लिखने से समझ। इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न क्या है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, और लिखने के बाद वो बताना है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, पहले देखिए क्या है, पहला नंबर पोटेशियम ब्रोमाइड, और यहाँ पे समझिए ये क्या है, एक्यू, इसका मतलब होता है एक्यूएस सॉल्यूशन यानी जलीय घोल। ठीक है, ये भी है जलीय घोल, इसका मतलब सॉलिड यानी ठोस अवस्था, और यहाँ पे देखिए जी मतलब क्या होता है, गैसीय अवस्था। समझ में आ गया आपको, एक्यूएस सॉल्यूशन जलीय घोल है किसका, पोटेशियम ब्रोमाइड का, और ये है बेरियम आयोडाइड का, दोनों का जलीय घोल रिएक्ट करते हैं, ये क्या बनाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड बनाते हैं। ठीक है, और ये बनाते हैं बेरियम ब्रोमाइड बनाते हैं। तो इसका समीकरण लिखेंगे, आइए लिखते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड, तो ये हो गया KBr, बेरियम आयोडाइड BaI2, बेरियम आयोडाइड हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं पोटेशियम आयोडाइड, तो KI, और क्या बनाते हैं, बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। ठीक है, आइए देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पोटेशियम देखिए कितना है, LHS में 1 पोटेशियम है, और यहाँ पे RHS में कितना है, 1 पोटेशियम है, तो ये बैलेंस है। ये देखिए ब्रोमीन कितना है, 1 है, और यहाँ पे ब्रोमीन तो 2 है, तो इसको 2 करना होगा, तो ब्रोमीन बैलेंस हो गया। तो लेकिन पोटेशियम 2 हो गया, तो इसको भी 2 करना होगा। ठीक है, प्रत्येक स्टेप को आप ध्यान से समझिए कैसे हो रहा है। तो ये दोनों बैलेंस हो चुके हैं। अब इसके बाद देखिए क्या है, बेरियम, बेरियम कितना है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है। आयोडीन 2 है, लेकिन आयोडीन यहाँ पे 1 है, आयोडीन 2 है, सॉरी यहाँ पे आयोडीन आगे लग गया तो 2 है।
तो इसका मतलब हमारा ये बैलेंस हो चुका है। समझ में आ गया। अब क्या करना है, देखिए अब हमें संतुलित तो हो गया, प्रत्येक अपक्रिया का प्रकार भी बताना है। ये कौन सी अपक्रिया है उसका प्रकार बताना है। तो ये कौन सी अपक्रिया है यहाँ पे समझिए, ये कहलाती है द्विविस्थापन अपक्रिया। कैसे, यहाँ पे यौगिक जो है अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, यानी अपने स्थानों का आदान प्रदान करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये पोटेशियम जो है किसके साथ, आयोडीन के साथ आ गया, यानी पहले वाला लास्ट वाले के साथ, और ये लास्ट वाला इस पहले वाले के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। तो ये क्या है, ये ब्रोमीन है, ये बेरियम के साथ ये रहा। तो इस प्रकार की क्रिया कहलाती है जो है AB + CD। ठीक है, ये क्या कहा, यानी ये पहले वाला लास्ट के वाले के साथ AD प्लस और ये BC, यानी CD या BD लिखे। ठीक है, इस तरीके की अपक्रिया कहलाती है द्विविस्थापन अपक्रिया। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये इसका उदाहरण है, अपक्रिया का प्रकार है। समझ में आ गया। आइए देखते हैं इसका बी नंबर क्या है। जिंक कार्बोनेट जो है सॉलिड अवस्था, ठोस अवस्था, ये टूट जाती है और ये बनता है जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस और ये गैसीय अवस्था। तो पहले हमें संतुलित समीकरण लिखना है जिंक कार्बोनेट, तो इसका क्या होगा ZnCO3। ये लिखते हैं ZnCO3 टूट जाता है, क्या बनता है जिंक ऑक्साइड बनता है, ZnO प्लस में CO2 बनता है। तो अब बैलेंस करना है, देखिए बैलेंस है कि नहीं। Zn 1 है, यहाँ पर भी Zn 1 है, कार्बन कितना है 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 2 और 1 3 है। ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, हमें बैलेंस नहीं करना है, बस अपक्रिया का प्रकार बताना है। यहाँ पे देखिए कोई ठोस पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, दूसरी अपक्रिया है, ये कहलाती है वियोजन अपक्रिया, जिसमें क्या होता है कि एक बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक यौगिक के छोटे घटकों में टूट जाता है, वो कहलाती है क्या, वियोजन अपक्रिया। देखिए ये क्या है जिंक कार्बोनेट, ये टूट गया, क्या बना जिंक ऑक्साइड बना और ये कार्बन डाइऑक्साइड बना। समझ में आ गया। आपको लिखना है वियोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया। तो चलिए देखते हैं इसका सी नंबर क्या है। इसके बाद देखिए सी नंबर क्या है, हाइड्रोजन क्लोरीन मिलके बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आइए सबसे पहले इसका समीकरण लिखेंगे H2 + Cl2, ये बन गया क्या हाइड्रोजन क्लोराइड, ये बन यानी HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। तो अब देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 1 है, तो हम आगे लगा देंगे तो बैलेंस हो गया। अब ये कौन सी अपक्रिया है, अपक्रिया का प्रकार भी बताना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके बनाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये कौन सी अपक्रिया है, ये संयोजन अपक्रिया है, दो पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अपक्रिया। चलिए देखते हैं इसका डी नंबर प्रश्न क्या है। डी नंबर देखिए क्या है, मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसका समीकरण लिखेंगे। तो ये हो गया Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl प्लस में H2, MgCl2 H2। तो चलिए बैलेंस करते हैं। मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इसका मतलब हाइड्रोजन 2 करना होगा, 2 करने से क्लोरीन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 हो गया, तो ये बैलेंस हो चुका है। ये कौन सी क्रिया है, क्रिया का नाम बताना है। तो यहाँ पे समझना है ये मैग्नीशियम जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है, यानी इसके स्थान पे ये मैग्नीशियम आ जा रहा है और ये हाइड्रोजन को दूर फेंक दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की क्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। तो समझ में आ गया, आपको लिखना है विस्थापन अभिक्रिया। चलिए देखते हैं इसका अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9 क्या है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 9 क्या है, ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो दोनों का मतलब क्या होता है, यानी इसकी परिभाषा करना है, उदाहरण के साथ ये बताना है क्या होती है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ
ऊष्मा का उत्सर्जन होता है यानी प्रोडक्ट के साथ, तो उसमें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे मीथेन को जब वायु में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और यहाँ पे ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है, यानी प्राकृतिक गैस का दहन, मीथेन का दहन। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस पूरे अभिक्रिया तो हुई लेकिन यहाँ पे ऊष्मा भी निकला। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्पादन होता है, ऊष्मा निकलता है, तो वैसी अभिक्रिया कहलाती है। आपको सीधे समझना है ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। समझ में आ गया, ये उदाहरण हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ये क्या होती है, ठीक इसके अपोजिट होती है यानी उल्टी होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिन्हें संपन्न होने में ऊष्मा का अवशोषण होता है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है तो उसे क्या कहा जाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को जो गर्म किया जाता है, ऊष्मा दी जाती है, तो ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है। तो ये उदाहरण हो गया। अगला प्रश्न देखिए, हमारा प्रश्न क्रमांक 10वां क्या है, श्वसन को ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो अभी हमने देखा प्रश्न क्रमांक 9 में ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसके होने के परिणाम स्वरूप ऊष्मा निकलती है तो उसे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका मतलब श्वसन भी ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, इसके होने से ऊष्मा निकलती है। तो कैसे करना है आंसर इसका, तो हमें इसका आंसर इस प्रकार करना है, जिस अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलता है, अर्थात ऊष्मा निकलती है, अतः श्वसन को ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, 11 नंबर, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखें। वियोजन अभिक्रिया मतलब होता है कि कोई पदार्थ जो होता है, एक पदार्थ से दो पदार्थ बन जाते हैं टूट के, एक बड़ा यौगिक टूट के दो छोटे छोटे यौगिकों में विखंडित हो जाता है, वो वियोजन अभिक्रिया होती है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो पदार्थ जो छोटे छोटे मिलके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी अपोजिट कही जाती है संयोजन अभिक्रिया। तो इनका हमें बताना है, तो चलिए करते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए आंसर कैसे करना है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। कैसे, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया में, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर खंडित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ प्रदान करता है। तो उदाहरण देखिए यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो होता है मिलने से क्या होता है, ठीक है, तो ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। वियोजन अभिक्रिया देखिए, दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बन गए। वियोजन अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देकर तोड़ा जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो समझ में आ गया आपको, यही आपको आंसर में लिखना है उदाहरण के साथ। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 12 क्या है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। जब वियोजन अभिक्रियाएं होती है तो उसमें ऊर्जा जो है किस रूप में प्रदान की जाती है, ऊष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में, विद्युत धारा के रूप में प्रदान की जाती है। यानी उनका हमें समीकरण तो लिखना है, चलिए करते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया के बारे में हमने ये जाना है कि कोई पदार्थ, बड़ा पदार्थ खंडित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है CaCO3 जो है, इसमें ऊष्मा दी जाती है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला शर्त है ऊष्मा, ऊर्जा जो दी जाती है के रूप में। दूसरा देखिए सिल्वर क्लोराइड जो प्रकाश में जब इसको रखा जाता है, प्रकाश दिया जाता है, तो ये क्या बनता है, सिल्वर और क्लोरीन। यानी ऊर्जा देखिए प्रकाश के रूप में। और ये जल को जब विद्युत धारा प्रदान की जाती है तो जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत धारा, हमने ये सब पूरा कर दिया, तो यही इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 13 क्या है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण हमें लिखना है। चलिए करते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे देखिए विस्थापन अभिक्रिया, जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व के उसके यौगिक से क्या करता है, उसे विस्थापित कर देता है, तो वो विस्थापन अभिक्रिया होती है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है,
ये जो घोल है ये कॉपर सल्फेट का घोल है। इसमें से ये लोहा जो है, आयरन जो है, इस कॉपर को विस्थापित कर दिया। ये विस्थापन क्रिया है जहाँ लोहा अपने घोल से तांबे को विस्थापित कर देता है। समझ गए। अब इसके बाद देखिए द्विविस्थापन क्रिया। द्विविस्थापन क्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह यानी आयन का आपस में आदान प्रदान होता है, इंटरचेंज होता है स्थान का। और यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट और ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखिए सिल्वर जो है किसके साथ, ये क्लोरीन के साथ। ये जो क्या है, ये नाइट्रेट है, ये सोडियम के साथ बन गया सोडियम नाइट्रेट। ये कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 14 क्या है। इसके बाद देखिए 14 नंबर क्या है। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर के द्वारा विस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया में अभिक्रिया लिखें। हमें रासायनिक अभिक्रिया सिर्फ लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे समझिए सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से, तो सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लिखेंगे AgNO3, ठीक है। तो इसके विलयन से जो है वो कॉपर द्वारा विस्थापित किया जा रहा है। विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर द्वारा विस्थापित किया जा रहा है। तो ये कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को विस्थापित कर देगा। तो क्या होगा, तो ये होगा कॉपर नाइट्रेट NO3 प्लस, ठीक है। ये कॉपर जो है सिल्वर को यहाँ पे विस्थापित कर दे रहा है। ये बन गया कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। बस हमें अब क्रिया ही लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 15 है। अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। अवक्षेपण अभिक्रिया की परिभाषा देखिए, जब दो विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में क्या है, अविलेय है, ना घुलने वाला है। तो इस पदार्थ को क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। जो पदार्थ अविलेय पदार्थ प्राप्त होता है तथा जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस पूरे को कहा जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये है सोडियम सल्फेट, ठीक है। और ये इसका जलीय घोल है और ये है बेरियम क्लोराइड, ये भी जलीय घोल है। तो क्या बन गया, ये बन गया बेरियम सल्फेट, ये अवक्षेप प्राप्त हुआ, और सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये जलीय है। तो इसे कहा जाता है अवक्षेप, पूरे को अवक्षेपण अभिक्रिया। ये श्वेत रंग का होता है। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं इसका अगला प्रश्न क्रमांक 16 नंबर प्रश्न क्या है। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण में दीजिए। पहला उपचयन और दूसरा अपचयन। आपको ध्यान देना है ऑक्सीजन के योग और आधार पर। तो देखिए पहला क्या है, उपचयन का। तो देखिए सबसे पहले है उपचयन। क्या होता है, किसी अभिक्रिया में उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास हो। तो यहाँ पे ध्यान देना, हमें जो बताना है वो ऑक्सीजन के योग और ह्रास के आधार पे बताना है और उदाहरण भी उसी के आधार पे देना है। और ये जो है ये पूरी परिभाषा है, ठीक है। तो ये आप पूरे, ये परिभाषा आप पूरे आप लिखिए, लेकिन उदाहरण आपको ऑक्सीजन के योग के अनुसार ही देना है, हाइड्रोजन के ह्रास के अनुसार नहीं देना है, ठीक है। तो किसी अभिक्रिया में अपचयन कब होता है, उपचयन जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो। जैसे देखिए यहाँ, और ये देखा जाता है कहाँ, ये रिएक्ट में देखा जाता है सिर्फ, ठीक है। रिएक्ट में क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। यहाँ मैग्नीशियम क्या है, सिंगल है, लेकिन प्रोडक्ट में देखिए ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऑक्सीजन का क्या है, ये वृद्धि हुई मैग्नीशियम के साथ। यहाँ देखिए क्या है, कॉपर जो अकेले हैं और ये ऑक्सीजन जुड़ने से क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो ये कहलाता है उपचयन। इसके बाद ध्यान दीजिए, ये है अपचयन। जिन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो एग्जाम्पल हमें सिर्फ ऑक्सीजन को लेकर देना है। यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, मिल गया। तो ये कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन का ह्रास हुआ तो ये अकेले बच गया कॉपर। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के साथ है, लेकिन प्रोडक्ट में क्या है, जिंक अकेले बच गया। तो ये कहलाती है अपचयन, यानी हाइड्रोजन का ह्रास, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन हटता है। इसके बाद देखिए 17 क्या है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं इस काले रंग का यौगिक का नाम हमें बताना है। तो ये कौन सा तत्व है जिसे वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काला यौगिक बन जाता है। वो जो काला यौगिक बनेगा उसका भी नाम बताना है। तो देखिए इसका आंसर कैसे किया जाए। यहाँ पे देखिए यह तत्व X जो है वो कॉपर है, क्या है,
वो कॉपर है जिसे वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, गर्म किया जाता है। तो ये कॉपर है क्योंकि ये कॉपर ये भूरे रंग का चमकदार तत्व है जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का प्राप्त हो जाता है। जो क्या बनता है, वो कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे देखिए कॉपर X है और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे गर्म किया गया तो ये बन गया कॉपर ऑक्साइड काले यौगिक। तो आपको लिखना है ये कॉपर और काला यौगिक जो है वो कॉपर ऑक्साइड, ये पूरा लिख लेना है आपको। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न काफ़ी आसान है। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? क्योंकि संक्षारण यानी जंग लगने से हेतु बचाने के लिए। तो इसका आंसर ये रहा, लोहे की वस्तु वायु के संपर्क में आकर उसमें जंग लग जाता है, अतः जंग लगने से बचाने हेतु हम इसे पेंट करते हैं। जंग लगने से जो लोहा का भार में क्या होती है, कमी होती है, लोहा कमज़ोर पड़ जाता है, इसीलिए हम जंग से बचाने के लिए पेंट कर देते हैं। तो सीधा सा सवाल है और सीधा सा जवाब है। चलिए देखते हैं इसका 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर देखिए क्या है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को यानी खाने वाले पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर देखिए, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखे जाते हैं तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के कारण उसमें स्वाद और गंध क्या होता है, वो बदल जाता है, उसका स्वाद और गंध, यानी वो टेस्टी नहीं रह पाता। जैसे देखिए चिप्स होते हैं, चिप्स हो गया, जो मार्केट में मिलने वाले चिप्स के पॉकेट हैं, अन्य जो वस्तुएं होती हैं जो पॉकेट में आती हैं खाने वाले पदार्थ, वो उसमें क्या होता है, तेल और वसा युक्त होती हैं, तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ख़राब से बचाने के लिए उसमें क्या भर दिया जाता है, नाइट्रोजन भर दिया जाता है। तो N2 गैस खाद्य पदार्थों में अपकृत होने से बचाती है, ऑक्सीकृत होने से बचाती है। नाइट्रोजन के प्रभाव से खाद्य पदार्थों का उपचयन नहीं होगा और विकृतहीन यानी उसमें गंध नहीं पड़ेगा, नहीं होगी। ठीक है, तो आपका आंसर यही हो जाता है। 20 नंबर देखिए क्या है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक क्रिया का उदाहरण दीजिए। संक्षारण और विकृत गंधिता। सबसे पहले देखिए संक्षारण क्या है। तो संक्षारण का मतलब सीधे सीधे आप यही समझिए, किसी धातु के ऊपर जो जंग लग जाता है, जैसे लोहे में जंग का लगना, वो क्या है, वो पूरा प्रक्रिया संक्षारण कहलाता है। जो ऑक्सीजन के संपर्क में, नमी के संपर्क में आने से वो एक प्रकार का कलर यानी भूरे रंग का एक परत जम जाती है, जिसे हम कहते हैं कार्बन यानी जंग का लग जाना। तो ये सारे आपको लिखने हैं यहाँ से लेके उसके बाद आगे भी है। यहाँ पे देखिए संक्षारण कहते हैं और इसका उदाहरण आपको भी लिखना है। ठीक इसी प्रश्न में चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण है, और लोहे का में जंग लगना वो भी है। विकृत गंधिता ये क्या है, इसके बारे में भी लिखना है। वसा युक्त तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसका स्वाद या गंध कैसी होती है, अर्थात उपचयन होता है, स्वाद और गंध बदल जाता है, तो उस अवस्था को क्या कहता है, विकृत गंधिता कहा जाता है। उपचयित होने पर तेल और वसा युक्त विकृत गंधित हो जाते हैं तथा उसमें स्वाद और गंध बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, ऑक्सीकरण के कारण होता है। इसे रोकने के लिए चिप्स देखिए, चिप्स बनाने हुए चिप्स के थैले में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसें युक्त भर दी जाती ताकि वो चिप्स उपचयन ना हो सके, यानी विकृत गंधिता उसमें ना पड़े, खराब ना हो। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाता है और समाप्त होता है आज का सेशन।